नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। दिशा द स्टडी ग्रुप प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक विश्व भूगोल का एक टॉपिक है ज्वालामुखी, जिसके बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी के बारे में जो भूगोल के विद्यार्थी हैं सभी जानते हैं, परंतु ज्वालामुखी कैसे किसे कहते हैं, ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उसका स्रोत क्या है, और ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ और ज्वालामुखी के प्रकार, उसके बाद में उसका विश्व वितरण, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं और आप क्लास को ध्यान से देखिए। हम काफ़ी डिटेल में और अच्छे से आपको इसको पढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया किसे कहते हैं या ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित गर्म तप्त जो मैग्मा है वो किसी नली या छिद्र या दरार के द्वारा भूपटल पर आता है, तो इसको हम कहते हैं ज्वालामुखी। इसको एक बार चित्र के द्वारा आप समझ लीजिए। ज्वालामुखी ये है आपका भूपटल या धरातल जिसको कह सकते हैं आप। इसके अंदर के जो भाग हैं, धरातल के नीचे 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर पाया जाता है। जो चट्टानी भाग है, लिथो यानी पत्थर होता है, और लगभग 100 से 400 किलोमीटर के बीच में, या मान के चलो आप 200 से 400 किलोमीटर के मध्य में जो अंदर जो परत पाई जाती है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर साथियों, एस्थेनो का मतलब होता है दुर्लभता और स्फेयर का मतलब होता है परत। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये है दुर्लभता मंडल। अब ये जानना जरूरी है कि दुर्लभता मंडल इसे क्यों कहते हैं। दुर्लभता मंडल इसलिए कहते हैं इसे, आप एक यहाँ देखिए, ये है हमारी पृथ्वी है और इसको हमने एक चाप के रूप में यहाँ पे दिखाया है। ये आपका केंद्रीय भाग है। पृथ्वी को 3 मुख्य परतों में बांटा गया है। ये इसमें है, पहली है भूपर्पटी, नंबर 2 पे है मेंटल, और तीसरा है क्रोड। तो साथियों, ये जानना जरूरी है कि जो ज्वालामुखी का जो स्रोत है वो किस परत में है। तो ये जो ऊपरी जो मेंटल है, यानी 200 से 400 किलोमीटर, ये जो भाग है ये है आपका ज्वालामुखी का स्रोत। यहाँ पर ताप और दाब के कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है, और ये जो तरल अवस्था में जो चट्टानें होती है ये लगातार बाहर, धरातल से बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो जहां पर भी इनको कोई कमजोर चट्टान
मिलती है उसको तोड़कर ये बहुत ही तीव्र गति से ये बाहर निकल जाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी क्रिया। यानी जो भूगर्भ के अंदर जो तप्त मैग्मा है वो धरातल पर बाहर आता है लावा के रूप में, उसको अपन कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया। अब ये जानना जरूरी है यहाँ पर कि ज्वालामुखी का कारण क्या है। ज्वालामुखी प्रक्रिया तो समझ लिया आपने, या ज्वालामुखी क्रिया समझ लिया आपने, पर इसके कारण क्या है। तो यहाँ पे जो ये लिथोस्फीयर है ये आपका स्रोत है, और यहाँ से किसी भी नली के द्वारा और ये बाहर निकला और गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर ये वापस धरातल पर आ गया। अगर वो लावा पतला है तो दूर तक जाएगा, और यदि लावा गाढ़ा है तो वो सीधा शंकु के रूप में रह जाएगा। ये है आपका ज्वालामुखी। अब इसके कारणों के बारे में जानते हैं। साथियों, आप एक चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, आप एक बार इस पे गौर कीजिए। जो यहाँ पर मैग्मा चेंबर लिखा हुआ है, ये जो मैग्मा चेंबर है ये एस्थेनोस्फीयर में है। किस में है? एस्थेनोस्फीयर में। इससे जो ऊपर की परत है वो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो चट्टानी कठोर भाग है वो है, और यह है एस्थेनोस्फीयर। तो ये ताप और दाब के कारण ये इस नली से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि ये, तो जब ये यहां से तोड़ के बाहर निकल रहा है तो ये बहुत दबाव के कारण आकाश में जो लावा है ये ऊपर तक जाता है, उसमें से गैसें निकल जाती है, राख निकल जाती है। राख के जो बादल होते हैं वो बनते हैं, राख के बादल। ये है पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये पायरोक्लास्ट हुए हैं जो ठोस पदार्थ, यानी लिथोस्फीयर को तोड़ के निकलेंगे तो कुछ ठोस पदार्थ उसमें से निकलेंगे, उनको बोलते हैं पायरोक्लास्ट। जो अलग अलग आकार के होते हैं उनको हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपकी ज्वालामुखी नलिका हो जाएगी, और ये जो वापस बह रहा है ये है लावा का फ्लो, यानी लावा का प्रवाह है। ये जो पायरोक्लास्ट के रूप में निकला है, अगर बड़े हैं तो ये है आपका वोल्केनिक बम। और ये अलग से एक नली दूसरी, ये तो मुख्य नली हो ही गई, इसके अलावा एक नली और है, उसने एक और सिंदूर बनाया है, इसको सेकेंडरी या पैरासाइट शंकु भी अपन कहते हैं। ये इसमें तो सामान्य एक समझ है, आपको समझ में आया होगा कि ज्वालामुखी क्रिया इसे कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इसको सेकंड टॉपिक है आपके ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या है। आखिर ज्वालामुखी बनने के कारण क्या है, उसकी उत्पत्ति के कारण क्या है, वो जान लेते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं भूतापीय, यानी भूमि के अंदर का ताप के बारे में। भूतापीय एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण पृथ्वी के अंदर की उष्मा की उत्पत्ति होती है। दो चीज आ गई यहाँ पर, भूतापीय एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण पृथ्वी के अंदर की उष्मा की उत्पत्ति, जिसके कारण भूगर्भ के पदार्थों का आयतन बढ़कर वह धरातल आने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी चीज जिसको अपन ताप देते हैं वो ताप ग्रहण करके उसका आयतन बढ़ता है, और जब आयतन बढ़ेगा तो वो कहीं न कहीं धरातल से यानी भूगर्भ के अंदर से बाहर आने का प्रयास करेगा। दूसरा है रेडियोधर्मी तत्व की ऊर्जा। रेडियोधर्मी जो तत्व हैं वो लगातार ऊर्जा को विकृत करते हैं, और उसके आसपास जो है चट्टाने हैं उनको पिघलाने का काम करते हैं, उससे मैग्मा का निर्माण होता है। तो आपको पता लग रहा है यहाँ पे कि जो मैग्मा चेंबर है उसमें मैग्मा का निर्माण कैसे हो रहा है, वो रेडियो जो धर्मी तत्व हैं
उनकी ऊर्जा के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रेडियोधर्मी है इसमें 7 क्रिया होती है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे रेडियोधर्मी यहाँ पे है, तत्व है, तो ये लगातार ऊर्जा विकृत करेंगे और यहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी वो ऊपर की तरफ जाएगी ये, और फिर ये वापस ठंडी होकर वापस नीचे की तरफ आएगी। तो एक जो है, जैसे आपने होम्स का 7 का सिद्धांत पढ़ा था, उस प्रकार ये क्रिया करेगी। तो ये जहां पर ये क्रिया होती रहेगी वहां पे जो चट्टाने संपर्क में आएगी वहां पर क्या होगा, मेग्मा का निर्माण होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। वो है भूगर्भ में पाई जाने वाली गैस अतितापन के कारण, किसके कारण, अतितापन के कारण तरल हो जाती है और आयतन इसका बढ़ जाता है, और वो आयतन बढ़ने के कारण वो बाहर आने का प्रयास करते हैं। तो एक कारण ये भी है इसमें। दूसरा है भूमिगत जल अत्यधिक ताप के कारण वाष्प बनकर फैलता है और ज्वालामुखी उद्गार को जन्म देता है। देखिए साथियों, ये क्या है प्रक्रिया, जैसे आपका ये धरातल है, और यहां पर ये आपका है जल स्रोत है, और जल स्रोत से अन्य जो नलिकाएं हैं, भूमिगत नलिकाएं, उनके द्वारा जल भूगर्भ में प्रवेश करता है, भूगर्भ में प्रवेश करता है। अब भूगर्भ में प्रवेश करता है और यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थ हैं या तप्त जो गैसें हैं, उनके कारण ये जो आपका जल है, ये जो जल है ये किस में कन्वर्ट होता है, वायु, इसमें जलवाष्प, और ये जलवाष्प में गर्म होकर बाहर निकलने का प्रयास करता है। और यदि आप जब ज्वालामुखी पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि जलवाष्प जो है उसकी मात्रा ज्वालामुखी में गैसों में सबसे ज्यादा रहती है, और वह रहती है 60% से 90% तक। ठीक है, एक कारण ये हो गया इसमें। और जो अंतिम कारण है वह है पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर संकुचित हो रही है, जिसके कारण भूपृष्ठों का केंद्र की ओर दबाव बढ़ रहा है, जिससे भी ज्वालामुखी क्रिया संभव होती है। समझ में आया आपके बात, कि पृथ्वी धीरे धीरे संकुचित हो रही है, यानी ये जो संकुचित हो रही है तो इनके अंदर जो परतें हैं उन पर इनका दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो शुरुआत में भी मैंने बोला था आपको कि ताप और जो दाब है ये मुख्य कारण है। लावा या मेग्मा बनने का अगर मुख्य कारण है तो वह ताप और दाब, इसी कारण चट्टानें पिघलती है। तो संकुचित होती है तो उसमें भूपृष्ठों का केंद्र की ओर दबाव बढ़ता है, जिससे भी ज्वालामुखी क्रिया संभव होती है। तो साथ ही आपने पढ़ा कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण, हालांकि इसमें से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, परंतु प्रक्रिया अपन को पता होनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी टॉपिक की अगर अपन को संपूर्ण जानकारी होती है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए उसको आंसर अपन आसानी से दे सकते हैं। अब जो आगे की स्लाइड्स आएगी उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको समझने के लिए काफी बेहद जरूरी है। हाँ, अब जो अगला टॉपिक है आपका वह है ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, हमने एक चित्र बनाया था उससे पहले कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, यानी धरातल पर जो अंदर का मेग्मा बाहर आता है लावा के रूप में, तो उसके साथ साथ क्या क्या पदार्थ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक बार पुनः अपन देख लेते हैं। यहाँ पर ये चित्र इसमें बना हुआ है, फिर भी एक अपन चित्र यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका भूपटल हो गया, और भूपटल, इस चित्र को थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये आपकी जो ऊपरी परत है यानी भूपरपट्टी है, ये जो सेकेंड है वह आपकी मेंटल है, और ये जो अंतिम जो आपकी परत है वह है क्रोड है। तो जो आपका लावा का जो चेंबर है, लावा का जो चेंबर है वो यहाँ पर है, ये है 200 से 400 के मध्य।
ये आपका लावा का चेम्बर है। तो लावा का चेम्बर या जमाव, ठीक है। अब यहाँ पे लावा का चेम्बर है और ये कोशिश में है कि ये लगातार बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ से जहाँ भी इसको कमजोर चट्टान मिलती है उसको तोड़कर और फिर ये बहुत ही गति के साथ ऊपर आकाश की तरफ जाता है, ठीक है। उसके साथ धूल के कण, जिसको आप राख बोल सकते हैं, एस, जल वाष्प, विभिन्न प्रकार की गैसें, SO2, N2, अमोनिया, NH3, ये गैसें निकलती है। तो ये आकाश में एकदम गुब्बारे का बादलों का निर्माण करती है। और उसके बाद में इसके साथ जो ठोस पदार्थ निकलते हैं जिनको अपन पायरोक्लास्ट बोलते हैं, ये तो ये बड़े होते हैं, इनको अपन विस्फोट होगा, ज्वालामुखी विस्फोट, परत तोड़ के विस्फोट होगा तो दूर तक जाएगा, ठीक है। तो ये आग के अंगारे के गोले होंगे जिनको बोलते हैं हम बम, ज्वालामुखी बम बोलते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद में ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे लावा जो जाएगा ऊपर वो धीरे धीरे वापस ही नीचे आना है लावा को गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये इस प्रकार, ठीक है। ये लावा वापस आ गया। अब ये जो निर्माण हुआ है वो हुआ है शंकु का। हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ। तो ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये तो है गैस, ये जो यहाँ से निकल रहे हैं ये है ठोस। तो ठोस में देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो है आपका ज्वालामुखी धूल या राख, ठीक है। जो महीन कण है, जो राख के महीन कण है वो ठोस में है। फिर है ज्वालामुखी बम यानी वैल्कोनिक बम, जो आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े पत्थर है, जब धधकती आग की तरह बाहर निकलते हैं तो ये इस प्रकार दिखते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ठंडे होने के बाद में ये बड़े चट्टानों के रूप भी धारण कर लेते हैं अगर बड़े आकार में है तो। और ये फुटबॉल के आकार से लेके बड़े तक होते हैं। और उसके बाद में जो है लेपली है, ये है अखरोट के आकार के, ये है अखरोट के आकार के। ये जो ज्वालामुखी बम है फुटबॉल के आकार से लेके ये काफी बड़ी आकृति में है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। स्कोरिया, स्कोरिया और ब्रेसिया, और एक है प्यूमिस, ठीक है। यहां पे आप देखिए एक बार, ये है स्कोरिया। स्कोरिया का मतलब अगर आप इस चित्र को गौर से देखेंगे यहाँ पर तो इसमें बारीक बारीक छिद्र है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बारीक बारीक छिद्र है। तो ये स्कोरिया है, ये मटर के दाने, मटर के दाने के आकार के पदार्थ हैं जो चिपचिपे होते हैं और जमने के बाद में इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण करते हैं, देख रहे हैं। उसके बाद में है ये है प्यूमिस, इसको बोलते हैं झामक बोलते हैं इसको, या आप झाग बोल सकते हैं इसको। ये झाग रहते हैं शुरुआत में जब ज्वालामुखी निकलता है तो वहां से बम, उसके बाद में आपका ये लेपिली, और लेपिली के बाद में, लेपिली के बाद में ये और छोटे पत्थर, और उसके बाद में ये बिल्कुल महीन पत्थर, ये इस प्रकार इनकी आकृति होती है। तो ये तो हो जाएंगे बम, हो जाएंगे ये, हो जाएंगे लेपिली, ये हो जाएंगे आपके स्कोरिया,
ब्रेशिया, और ये फिर लास्ट में झाग बचेंगे, झाग, उसको बोलते हैं झामक या प्यूमिस। पर ये जो झाग होते हैं लास्ट में चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो वो जो चट्टानें बनती है वो इस प्रकार की होती है, ये जिसको प्यूमिस बोलते हैं, स्पोरिया बोलते हैं। ये आपके बम है, ये जो हाथ में दिखा रहे हैं ये है आपकी राख है, ठीक है। और इनसे ब्रेशिया से जो चट्टानें बनती है टफ के नाम से भी जानी जाती है। इस प्रकार ये है आपका ठोस मटेरियल जो आपका ज्वालामुखी उद्गार से निकलता है, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों आपको पता जैसा कि ये है ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ। अब हम आगे चलते हैं ठोस के बाद में इसमें द्रव पदार्थ पर। द्रव में आपका है, एक तो है लावा और एक है मेग्मा। धरातल से जब ये अंदर रहेगा तो इसको बोलेंगे अपन मेग्मा। बाइट इसको देख, ये आपका भूपटल है यानी धरातल है। यहाँ पे मेग्मा का जमाव है, ठीक है। और ये यहां से बाहर आ रहा है, तो ये है लावा। तो इसमें दो ही अंतर है। मेग्मा धरातल के अंदर तप्त पदार्थ, ठीक है। धरातल के अंदर जो तप्त पदार्थ है उसको मेग्मा कहते हैं। और लावा धरातल से बाहर जब मेग्मा का जमाव होता है तो उसे लावा कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि मेग्मा तो क्या होता है और लावा क्या होता है। जब धरातल के अंदर ये जमाव रहेगा तो ये मेग्मा बोलेंगे और बाहर आएगा तो उसको लावा कहते हैं। आगे दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें, ये अभी पार्ट 1 है ज्वालामुखी का, तो उसमें अपन जो मेग्मा से अंदर अंतर्भेदी जो आकृतियां हैं, धरातल के अंदर जब मेग्मा अलग अलग फॉर्म में जमा होता है तो उसे क्या क्या आकृतियां बनती है वो पढ़ेंगे। और धरातल के बाहर आने से लावा से क्या क्या आकृतियां बनती है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अंदर तो मेग्मा है और बाहर है लावा। अब इसी में है अम्लिक लावा और पैठिक लावा। अगर सिलिका की मात्रा अधिक है, यदि सिलिका की मात्रा अधिक है तो ये जो आपका लावा है ये एक शंकु के आकार में जमा होगा। तो शंकु के आकार में जमा होगा तो ये एक पर्वत का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? पर्वत का, जिसको बोलते हैं अम्लिक लावा, ठीक है। सिलिका की मात्रा यदि इसमें अधिक होगी तो। परंतु यदि इसमें सिलिका की मात्रा कम रहती है, यदि इसमें सिलिका की मात्रा कम रहती है और ये पतला होकर दूर तक बहता है, अगर ये दूर तक बहता है तो फिर ये है आपका जो धरातल का निर्माण, पठार का निर्माण करता है। जैसे भारत में दक्षिण का पठार है, ब्राजील का पठार है दक्षिणी अमेरिका में। तो ये जो पठार हैं ये दरारी उद्भेदन के कारण हुए हैं और ये है पठार। यहाँ पर अम्लिक की जो मात्रा है, सिलिका की मात्रा वो काफी कम है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया चीज, द्रव में एक तो मेग्मा है और एक लावा है, और लावा में एक अम्लिक लावा है और एक पैठिक लावा जिसको बेसिक लावा भी
बोलते हैं। तो बेसिक जो लावा है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेसिक लावा पठार किस प्रकार के लावा से निर्माण होते हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें कि ये पेटिक लावा से होते हैं। और जो ज्वालामुखी पर्वत हैं वो किस प्रकार के लावा से, तो वो है अम्लिक। सिलिका की मात्रा के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आप इसमें आसानी से बता सकते हैं। अब तीसरा गैस के बारे में है, ये पहले ही अपन बता चुके हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि ज्वालामुखी जो है उससे जो गैसें निकलती हैं उसमें जो सबसे जो अधिक जो मात्रा होती है वो होती है जलवाष्प की, जो कितनी है 60 से और 90% जलवाष्प। उसके बाद में अलग अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, गंधक, और उसके अलावा हाइड्रोजन और अमोनिया। ये अलग अलग प्रकार की जो गैसें हैं निकलते हैं। जैसे आप बात करेंगे सोल्फ तारा वगैरह में, तो उसमें लावा निकलना बंद हो जाता है और उसके बाद में उसमें से गंधक ही निकलती रहती है। ठीक है, तो ये है आपकी गैसों के बारे में। तो यहाँ पर जो है जल वाष्प का जो मात्रा है वह है 60 से और 90%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा गैसों में किसका प्रतिशत रहता है। फिर उसके बाद में CO2 है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड, गंधक, हाइड्रोजन और अमोनिया। इस प्रकार ये है आपके ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ है, उसको पढ़ने 3 भागों में बांटा, एक तो ठोस, एक द्रव और एक गैस। ठीक है साथियों, इसका अपन एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहां से। अब बात करेंगे हम जलवायु वर्गीकरण की। जलवायु वर्गीकरण का मतलब ये है ज्वालामुखी वर्गीकरण। इसमें हम एक तो है केंद्रीय स्वरूप के आधार पर, केंद्रीय स्वरूप के आधार पर, सॉरी, उद्गार के स्वरूप के आधार पर, यानी इसका उद्गार किस प्रकार से हो रहा है। उद्गार का मतलब यहाँ पे है कि ये जो लावा है उसके निकलने की प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो यह है केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी है पहला, और दूसरा है दरारी। केंद्र का मतलब यह है कि जो लावा है किसी नलिका के द्वारा, किसी नलिका के द्वारा एक ही बिंदु से निकलता हो, उसको अपन केंद्रीय उद्गार बोलते हैं। और जो किसी दरार के द्वारा लावा निकलता है जिससे पठार का निर्माण होता है, उसको अपन बोलते हैं दरारी उद्गार। ठीक है, तो उद्गार के आधार पर 2 प्रकार का हो गया। फिर उसके बाद में हम जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें पढ़ेंगे हम समय की अवधि के आधार पर, उद्गार की समय की अवधि के आधार पर। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं इसमें क्या है। तो ये नंबर 1 पे है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। अब केंद्रीय उद्गार वालों कैसे होते हैं ये एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ये है आपका ज्वालामुखी, और यहां से ये नलिका के द्वारा इसका ये है उद्गार। ठीक है, ये आपका हो गया लावा चेंबर। ठीक है, तो ये है आपका केंद्रीय उद्गार वाला, केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी। अब केंद्रीय उद्गार से जो ज्वालामुखी होती है उनकी विशेषता क्या होती है कि इनकी जो एक नलिका के द्वारा होती है तो ये भयंकर विस्फोट करते हैं, धुआं के बादल बनाते हैं, और कई बार ऐसा लगता है जैसे कि आग के, अंगारे के बादल भी इस प्रकार बनाते हैं, और ये भयंकर विनाशकारी होते हैं। ये विस्फोट के साथ में काफी बड़ा क्रेटर झील का निर्माण करते हैं, मतलब क्रेटर गड्ढा बनाते हैं। और आसपास में जैसे कई ज्वालामुखी ऐसे हुए हैं जिन्होंने कई शहर को नष्ट किया है और कई द्वीपों को भी नष्ट किया है। तो ये जो केंद्रीय उद्गार वाली जो ज्वालामुखी है वो काफी भयंकर विनाशकारी होते हैं। उसमें जो पहला है वह है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। तो प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप है वहां पर जो ज्वालामुखी है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इसमें ये है किलवायु। ठीक है, ये है, तो ये जैसे इसमें देख रहे हैं पीले धागे, तो यहाँ पे बहुत केंद्रीय उद्गार के द्वारा बहुत विस्फोट हुआ और उसके द्वारा दूर तक जो ज्वाला है, लावा है, वो एक रेसे के रूप में जा रहा है ऊपर तक, आप देख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं
पीले धागे, ठीक है, या पेले का बाल भी बोलते हैं हवाई जो लोग हैं, हवाई द्वीप रहने वाले। तो ये आपका केंद्रीय उद्गार का एक उदाहरण है। दूसरा है इसमें स्ट्राम्बोली है। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है वो यहाँ पर देखिए आप एक बार, ये आपका है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में आप देख रहे हैं ये एथेंस है, ये टर्की है, और ये जो आप जूते के आकार का एक आकृति देख पा रहे हैं, ये है आपका इटली, यहाँ पे रोम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये नाम दिख रहा है और इसकी स्थिति ये पे है, ये है यहाँ पर स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली है जो भूमध्य सागर में स्थित है। उसके अलावा स्ट्राम्बोली के अलावा वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी है जो लिपारी द्वीप में है, ये है आपका लिपारी द्वीप में है। इसका इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, भूमध्य सागर में स्थित है, जिसकी जो आकृति है वो है फूल गोभी जैसी। यहाँ पे देखो, ये देखिए आपका वल्केनियन, वल्केनियन ज्वालामुखी, ये देख पा रहे हैं आप, ये फूल गोभी के आकार का धुआं इसमें से निकला है, ठीक है, ये है लिपारी द्वीप है इसमें। उसके बाद में है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी ये है प्लिनी महोदय ने इनको, वैसे है स्ट्राम्बोली जैसा ही है ये विसुवियस जो ज्वालामुखी है, परंतु प्लिनी महोदय ने इसको मेंशन किया है, ठीक है, इसलिए क्या नाम है इस ज्वालामुखी को अपन विश्व तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। अगला है इसमें पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो भयंकर विनाशकारी और विस्फोटक है, इसके जलता हुआ बादल जैसा दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर तो ये आपका फूलगोभी है, परंतु यहाँ पर एक जलता हुआ बादल यानी अंगारे जैसा हो तो इसको अपन बोलते हैं जलता हुआ बादल। उसके आगे पिलियन तुल्य 79 ईस्वी में प्लिनी महोदय ने विसुवियस प्रकार, ये जो ज्वालामुखी है विसुवियस ज्वालामुखी उद्गार के समय देखा गया था। हालांकि स्ट्राम्बोली से थोड़ा सा इसकी जो तीव्रता थी वो कम थी, और ये प्लिनी महोदय ने दिया तो इसको बोलते हैं पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो हम बात कर रहे हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की, तो इसमें ये हवाई तुल्य हो गए, स्ट्रैम्बोली हो गया, वल्केनियन हो गया, विसुवियस हो गया, पिलियन हो गया और पिलियन तुल्य हो गया। आगे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम मैप के द्वारा इनकी स्थिति आपको दोबारा से अच्छे से बता दें। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। इनके जो केंद्रीय उद्गार वाले में कौन सा नहीं है, कौन सा दरारी उद्गार वाला है, कौन से केंद्रीय उद्गार वाले हैं, तो इनको आपकी स्थिति ध्यान में रखनी चाहिए। ज्यादातर स्थिति के बारे में पूछते हैं, ये अपन आगे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें और अपन को अच्छी तरह से बता देंगे। अब उसमें जो दूसरा पार्ट था, एक तो केंद्रीय उद्गार वाले हो गए और एक हो गए दरारी उद्गार वाले। दरारी उद्गार वाले में कोई उपवर्ग नहीं है, दरारी उद्गार वाले में फिशर इरप्शन। इसमें जो दरार से जो उद्गार हुआ है उसमें एक तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार जिसको बोलते हैं दक्कन का पठार, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, उसका जो निर्माण है वो दरारी उद्गार या उद्भेदन के वाले ज्वालामुखी से हुआ है। उसके बाद में कोलंबिया का पठार है जो दक्षिणी अमेरिका में है, और एक है ब्राजील का पठार जो भी आपका दक्षिणी अमेरिका में। ये बहुत बड़े पठार हैं जो आपके दरारी उद्भेदन के कारण ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है। अब जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट हम, वह है उद्गार की अवधि के अनुसार या वर्गीकरण, यानी कि उद्गार की समय अवधि। उद्गार की समय अवधि यानी कितनी टाइम से ज्वालामुखी लगातार लावा बह रहा है या बंद हो गया है, या बिल्कुल अब उसमें कुछ सालों के बाद में बिल्कुल कोई हलचल नहीं है। उसके आधार पर हमने 3 प्रकार से इनको बांटा है। एक तो है एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, एक है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और एक शांत या मृत ज्वालामुखी।
साथियों इस चित्र को देखिए ध्यान से एक बार, कि पहले समझ लीजिए इसको, सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी है जिसमें एक बार उद्भेदन होने के बाद में लगातार लावा, राख या कुछ न कुछ उसमें से निकलता रहता है, यानी वो बिल्कुल कभी शांत नहीं हुआ। हो सकता है उसमें से लावा नहीं निकल के गैस या धुआं निकल रही हो, पर उसमें लगातार वो अभी तक एक्टिव फॉर्म में है, सक्रिय है। उसके बाद में है दूसरा है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, जो एक बार उद्भेदन हुआ, फिर उसके बाद में काफी टाइम तक शांत रहा, और उसके बाद में फिर दोबारा या तीसरी बार उसमें फिर उसके बाद में विस्फोट हुआ, तो उसको बोलते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, जो अभी भी इस स्थिति में है कि उसमें कभी भी दोबारा भी वो उद्गार हो सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। ठीक है। और जो अंतिम है शांति मृत, जिसको बोलते हैं डेड वल्केनो, ठीक है, या एक्सटेंट बोलते हैं। तो ये जो ज्वालामुखी है, इसमें एक बार उद्भेदन के बाद में जो आपका इसका भविष्य उद्भेदन का जो कारण रहा है, दोबारा इसमें कभी मतलब उद्गार नहीं हुआ है, और नहीं होने की इसमें संभावना है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई लक्षण नहीं पाए गए जिसमें दोबारा ये मृत प्राय ज्वालामुखी है और दोबारा उद्भेदन होने की कोई संभावना नहीं है, कोई इसमें लक्षण नहीं पाए गए हैं। इनके उदाहरण देख लीजिए, ये कई बार पूछे। अब ऐसा क्यों है, एक्टिव के पीछे क्या फॉर्म है, ऐसा क्यों होता है कि सक्रिय ज्वालामुखी लगातार सक्रिय क्यों रहता है, और प्रक्षुब्ध जो ज्वालामुखी है वो लगातार या मतलब कुछ दिनों के बाद में फिर एक्टिव क्यों हो जाता है, और मृत ज्वालामुखी वो हमेशा के लिए मृत प्राय क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, वो आप इस चित्र में थोड़ा सा देखिए। तो देखिए, जो एक्टिव जो वल्केनो है, उसका जो चेंबर है, उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं है, और उसका स्रोत के नीचे भी कुछ ये दिख रहे हैं आप, ताप बना हुआ है, और जिससे वो लगातार कुछ न कुछ इसमें गतिविधि हो रही है, और ये मैग्मा कहीं कहीं से बाहर निकल रहा है। तो ये है एक्टिव वल्केनो। दूसरा है डोरमेंट, जिसको अपन प्रक्षुप्त बोलते हैं, या अर्ध चेतन अवस्था। जैसे कोई व्यक्ति की अर्ध चेतन अवस्था में होता है, आधी नींद और आधा जागृत अवस्था में रहता है, उसको बोलते हैं प्रक्षुप्त। यानी एक बार वो जाग चुका है और फिर वो कभी भी जाग सकता है, उसकी संभावना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेघमा तो है उसमें, परंतु ऊपर की जो कठोर चट्टान है, वो ये मेघमा उसको तोड़ नहीं पा रहा है। एक बार तो तोड़ दिया उसने, पर दोबारा तोड़, हो सकता है भविष्य में ऐसा दबाव बने दोबारा, तो वो इसको तोड़ दे, और तोड़ने के कारण वो इसमें बाहर निकल जाएगा। तो ये है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। यहाँ पर जो ये है एक्सटेंट वल्केनो है, मृत जो जिसको बोलते हैं आप, मृत ज्वालामुखी। इसमें जो मेग्मा था वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है, जो भी था वो बाहर निकल गया, और जो बचा है वो सॉलिड रूप में यहाँ पर जमा हो गया, और अब उसका कोई स्रोत नहीं है आसपास। यानी जो मेग्मा बनने के जो कारण थे, वो आसपास जो कारण थे, वो लगभग अब समाप्त हो गए हैं। तो अब यहाँ पर जो भविष्य में कोई इसकी दोबारा जागने या जागृत अवस्था की संभावना नहीं है। तो ये जो आपका आरेख है, इससे समझ में आ रहा है, ये तो आपका सक्रिय हो गया, ये डोरमेंट वगैरह एक्सटेंट हो गया, तो ये तो हो गया आपका सक्रिय, ये प्रसुप्त और ये मृत। ये चित्र से आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इनके उदाहरणों की बात कर लेते हैं, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली का एटना है, अभी आपने चित्र में देखा था वहां पर भूमध्य सागर में, इटली का एटना, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को बोलते हैं भूमध्य रेखा, सॉरी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमेशा इसमें जो ये ज्वाला है ये जली रहती है, और इसी के कारण इसको बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये आपको जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पर हवाई द्वीप का मोनोलोआ और कोटापेक्सी। हवाई द्वीप है, प्रशांत महासागर में स्थित है ये हवाई द्वीप। वहां पे एक तो मोनालोआ है और एक है किलायू। किलायू को बोलते हैं आग की नदी। किलायू को बोलते हैं आग की नदी, जो वो लगातार लगातार दूर तक बहती रहती है, ठीक है। इसको ये द्वीप में है।
ये दूर तक बहती रहती है, इसको बोलते हैं आग की नदी किलायू ज्वालामुखी को। ये भी आपका हवाई द्वीप में है। और यह है कोटापेक्सी। कोटापेक्सी है, ये है आपका विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। हम आगे आपको चित्र में दिखाएंगे ये कहाँ पे अवस्थित है। ये आपका जो ये आपका चिली की खाई है यहाँ पर, और ये आपका एंडीज पर्वत है, और इसकी स्थिति लगभग यहाँ पर है। ठीक है, तो ये है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम है कोटापेक्सी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है इक्वेडोर, वो है इक्वेडोर, परंतु वो सक्रिय नहीं है, वो भी एंडीज पे ही है। ठीक है, वो सक्रिय नहीं है। ये सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, कोटापेक्सी। अब सेकंड है वो है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। क्या है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। अब इसमें है विसुवियस, इटली में है, ये है विसुवियस ज्वालामुखी। ठीक है, और उसके बाद में क्रांगताओ इंडोनेशिया में, फुजियामा जापान में। जापान में देखिए आप यहाँ पर इसकी हाइट अधिक होने के कारण ऊपर बर्फ जमी हुई है, ये प्रक्षुब्ध अवस्था में है, और ये कहाँ पे है, जापान में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। एक क्रांगताओ है जो बहुत भयंकर विस्फोट के लिए फेमस है, ये है आपका इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। ये सुमात्रा जो द्वीप है उसके वहाँ पे अवस्थित है क्रांगताओ, और इसका विस्फोट इतना भयंकर था कि यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप था, उसको पूरे को इसने विखंडित कर दिया था। और क्रांगताओ का जो क्रेटर है वो काफी बड़ा है, यानी सबसे बड़ा कोई क्रेटर झील है तो वह आपके यहाँ पर सुमात्रा द्वीप पर। उसके बाद में बात करते हैं शांत एवं मृत ज्वालामुखी की। यह है माउंट पोपा है, म्यांमार में है, यानी बर्मा में है। और उसके बाद में किलिमंजारो, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये यहाँ पे अवस्थित है। यहाँ पे माउंट कीनिया है, वो भी एक ज्वालामुखी है, यहाँ पे तंजानिया में है। ठीक है, ये किलिमंजारो आप देख रहे हैं, इसका चित्र तंजानिया में है, इसकी स्थिति अभी इस प्रकार की है, ये मृत ज्वालामुखी है। और एक है कोह सुल्तान और देवबंद, ये ईरान में है, ये भी मृत ज्वालामुखी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लीजिएगा, और इनमें से क्वेश्चन आपके काफी लगातार आते रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो क्लास थी आपकी यही समाप्त करते हैं। और एक बार अपन देखते हैं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसको अपन देख लेते हैं। कि सबसे पहले जो बात की थी अपन ने ज्वालामुखी क्रिया के बारे में। ज्वालामुखी क्रिया वह है जो पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जो पिघली हुई चट्टाने हैं मैग्मा के वास्ते, उसमें वो किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अपने जो कमजोर भूपटल उसको तोड़कर बाहर आती है, उसमें से गैस ठोस द्रव जो निकलता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो अंदर भूतापीय है, रेडियो एक्टिव तत्व है, और जो अति तापन जो गैस के आयतन बढ़ जाता है, ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण ये ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ अपन ने तीन भागों में बांटा है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में पायरोक्लास्ट के नाम से जाने जाते हैं, उसमें है बम है, लेपली है, और आपका ब्रेशिया है, स्कोर्सिया है, और टफ है, और ये इसमें है ठोस में है। द्रव में है एक तो है आपका मेग्मा है, और एक है लावा, जो धरती के अंदर रहता है गर्म पदार्थ, उसको मेग्मा कहते हैं। धरती पे बाहर आते हैं तो उसको अपन लावा कहते हैं। लावा दो प्रकार का, एक तो अम्लीय है और एक पैठिक लावा जिसको बेसिक कहते हैं। सिलिका की मात्रा अधिक होती है, वो शंकु यानी पर्वत का निर्माण करता है। और अगर लावा की में सिलिका की मात्रा कम रहती है, तरल अवस्था में रहती है, दूर तक बहकर जाता है, तो उसमें पठार का निर्माण
होता है। ठीक है, उसके बाद में ज्वालामुखी का वर्गीकरण। ज्वालामुखी वर्गीकरण में एक तो है आपके उद्गार के स्वरूप के आधार पे है, एक तो केंद्रीय है और एक है आपका दरारी उद्भेदन। तो केंद्रीय में पढ़ा ही था आपने, एक तो हवाई तुल्यन है, पिलियन है, स्ट्राम्बोली है, विसुवियस है और पिलियन है, ये आपका है केंद्रीय उद्गार में। दरारी उद्गार में इसका कोई वर्गीकरण नहीं है। दरारी उद्गार के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे भारत का दक्षिण का पठार है और ब्राजील का पठार है, कोलंबिया का पठार है, ये दरारी उद्भेदन के आपके उदाहरण है। उसके बाद में उद्गार की अवधि के अनुसार, यानी उद्गार की समय अवधि के अनुसार, यानी कितनी देर तक उद्गार हो रहा है, उद्भेदन हो रहा है। तो इसमें अपन ने तीन प्रकार से देखे थे। तीन प्रकार में अपन ने एक तो देखा था जागृत अवस्था में, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी और एक्टिव वल्केनो, और एक है आपका प्रक्षुब्ध और एक है आपका मृत। ये हमने आज पढ़ा था। अब जो आगे की क्लास है उसमें हम ज्वालामुखी के एक तो आंतरिक जो अंतर्भेदी आकृतियां हैं, स्थलाकृति हैं जो मैग्मा से बनती है अलग अलग फॉर्म में जमकर, और एक लावा जो बाहर निकलता है उससे कितने प्रकार के कोन यानी शंकु बनते हैं, क्रेटर झील बनती है, कार्डेरा बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में तीसरी जो क्लास होगी वो है ज्वालामुखी का विश्व वितरण और भारत में ज्वालामुखी का इतिहास क्या रहा है। धन्यवाद साथियों, आप इस क्लास में बने रहे और आगे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपके आरएस के लिए, यूपीएससी के लिए और रेलवे के एग्जाम के लिए, रीट में भी ये टॉपिक अभी नया जोड़ा है, उसके लिए आप ज्वालामुखी के बारे में इसमें डिटेल से ज़्यादा आप कहीं नहीं पढ़ सकते और इतने बढ़िया तरीके से आप इसमें नोट्स बना सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।